यहाँ पे बेसिकली अभी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। हमारे सामने अनिमेश है एंड अनिमेश इज करेंटली स्टडिंग इन आई एम कलकत्ता से। हाँ। आई एम कलकत्ता। अनिमेश जो होगा वो अनिमेश आपको आगे की चीज़ों को कंटिन्यू करेगा कि कैसे उन्होंने 2020 दो बार उन्होंने कैट को क्रैक किया है। ठीक है, पहली बार में उन्हें डिजायर्ड कॉलेज नहीं मिल सका था। दैट इज़ वाई दैट इज़ वाई उन्होंने री अटेम्प्ट दिया। तो आप में से कई सारे लोग जिनको ये कंसर्न है कि सर मैं 95 96 97 परसेंटाइल पे स्टिल मुझे आई एम बेंगलुरु एंड अदर कॉलेजेस जो है वो मुझे नहीं मिल रहे हैं, तो मैं री अटेम्प्ट दूँ या नहीं दूँ। तो वो गर्ड्स कैसे आ सकता है और उसके लिए क्या करना चाहिए कि सो दैट अगेन आप जो डिज़ायर्ड आपका कॉलेज है उसके लिए फिर से आप वर्क कर सके और आप उसको अचीव कर सके। एंड दूसरी एक चीज़ कि जो अभी बच्चे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी अनिमेश जो है वो गाइडेंस देंगे कि कैसे उन्होंने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया और कैसे सारे एक लाइन से सारे आयम्स के कॉल्स को उन्होंने कन्वर्ट किया है एंड नॉट इवन आई एम। इनफैक्ट पहली बार में उन्होंने नॉन आयम्स को भी कन्वर्ट किया था। तो क्या स्ट्रैटेजी उन्होंने फॉलो किया, किस तरीके से अपना इंट्रोडक्शंस था या नॉर्मल क्वेश्चंस वाई एमबीए या फिर एकेडमिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस, इन सबको कैसे उन्होंने टैकल किया है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपके सामने बात करेंगे। ठीक है, वन बाय वन हम मैं उनसे क्वेश्चंस पूछते जाऊंगा एंड वो आंसर्स करते जाएंगे। आप सारे लोग कमेंट बॉक्स में अपना कोई भी आपका क्वेरी होगा तो वो आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पे रखना। तो पहला सवाल अनिमेश आपसे ये है कि आप मुझे ये बताइए कि पहली बार जब आप कैट का पेपर, कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि आपने पहली बार कैट बिल्कुल का सर। पेपर दिया, ओके क्या सर। स्कोर किया एंड कौन कौन से कॉलेजेस पहली बार में क्रैक किए एंड फिर दोबारा फिर से देने का मतलब ये मोटिवेशन कहाँ से आया और ये गट्स इनफैक्ट कहाँ से आया कि मैं दोबारा फिर से दूँ और इससे ज़्यादा परसेंटाइल में स्कोर कर पाऊंगा। ओवर टू यू। नहीं, एक्चुअली सर क्या सीन था। नहीं, एक्चुअली सीन क्या था ना, कि जब मैं स्टार्टिंग किया उस टाइम में मुझे लगा कि मतलब क्रैक कर लूंगा एट लिटरली। तो उस टाइम नहीं हो पाया जो चाहिए था मुझे। तो वही पापा लोग बोले कि यार कोई बात नहीं, जो बाकी में हो गया तो उसमें ले लो। मैं सोचा कि नहीं यार, जो है उस अपना उसी में चाहिए मुझे। तो फिर वही मतलब वहीं पे थोड़ा डेडिकेशन मिला मुझे कि नहीं यार, एक बार और ट्राई करते हैं ना। क्या है, थोड़ा जॉब 2 साल कर ही रखा था, 1 साल और कर लेता हूँ जॉब तो कुछ मुझे ये मिल जाएगा बेनिफिट। तो यही सोचा था मैं एक्चुअली उस टाइम। तो फिर मैंने दोबारा दिया। देन आपको पता है गॉड से सब कुछ हो ही गया। हाँ। तो मतलब डेडिकेशन, मतलब मेरे को अंदर से स्टार्टिंग में था कि टॉप बिल्कुल चाहिए और कुछ नहीं। मतलब बाकी लोग प्लेसमेंट्स भी देखता हूँ ना, प्लेसमेंट्स उन लोग का कम आता है, हाई लोग का हाई ज्यादा ज्यादा पैकेजेस है इन लोग का। तो इसलिए मेरा मुद्दा यही था कि मुझे पैकेज लेना उठाना है अच्छा खासा और कुछ नहीं, और एक ब्रांड चाहिए, ब्रांड नेम चाहिए टॉप ब्रांड्स का। तो यही मेरा डेडिकेशन था, मोटिवेशन यही था ऑनेस्टली बोलूँ तो। और कोई मुझे मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलने वाली बात नहीं है, जो सिंपल कारण से यही था। जब पहली बार कैट का पेपर दिए थे तब कितना आया था सर 93। एंड दूसरी बार हेलो। 2000 पहली बार हेलो। 2021 में पेपर दिए थे, दूसरी बार 2022 में पेपर दिए। यस सर। तो बिल्कुल सर। जब 2022 में पेपर दिए तो तब दूसरी कितना बार आया तो आपका? 99.83 आ गया ना। 99.83। तो सॉरी सर। 93 से लेकर के हाँ। 99.83 का ये जर्नी कितना टफ रहा या कितना आसान रहा? एंड उस एक साल में नहीं, आप क्या टफ तो किए? रहा है सर। उस एक साल में क्या किए जो आप आ, 2021 में हाँ। एडमिशन नहीं लिए? तो उसमें कोई कॉलेजेस थे जो आपने क्रैक हाँ। किए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में? बेबी एम्स थे थोड़ा। बेबी एम्स थे, सिरमौर था, यहाँ पे रोहतक था। ये सब कॉलेजेस थे जो कन्वर्ट थे उस टाइम में, जो मेन आइम्स नहीं था। तो फिर इशू मतलब थोड़ा सा लगा मुझे कि नहीं, दोबारा करना चाहिए। तो उसमें क्या था ना, मैं पढ़ाई स्टार्टिंग दोबारा से रिज्यूम किया मैंने। अप्रैल मई मई से स्टार्ट किया, दोबारा से रिज्यूम किया। और मुझे अपना वीकनेस देखा कि मेरा फर्स्ट टाइम में वो वीएआरसी मेरा वीक था काफी, क्योंकि उसमें स्कोर नहीं हो पाया मुझे जो स्कोर चाहिए था। मैंने 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उस टाइम में, तो फिर भी एटमोस्ट वही 9 के करीब में मेरा सही हुआ था। हम्म। और जो भी सही हुआ तो आरसी ही सही हुआ। बात ये था, थोड़ा आरसी में अच्छा था। और उसके बाद मुझे पैरा जंबल्स में काफी दिक्कत हुई। तो पैरा जंबल्स में मैं वर्क कर रहा था। वो जो एक क्रैकू का है, कुछ क्वेश्चंस जो वहां से मैंने 100 क्वेश्चंस उठाया था, उसको डेली प्रैक्टिस करता था। बट एक मैं ये वीआरसी आज करता हूँ,
कल फिर डीआईएलआर करता हूँ, फिर क्वांट्स तीसरे दिन करता हूँ, तो ऐसा चलेगा तो नहीं हो पाएगा। वो पर डे करना पड़ेगा कम से कम। क्वांट्स का सीन है कि आप कम से कम 5 क्वेश्चन तो पर डे बनाओ। ये तो मेरा सीन था कि मैं 5 क्वेश्चन पर डे बनाता था। तो ये सिनारियो मतलब 3 घंटे में स्टार्टिंग में पहले वीएआरसी बताता था, फिर उसके बाद 3 से 4 सेट में डीआईएलआर का बनाता था पर डे को। उस पर प्रैक्टिस भी करता था। आपका क्लासेस में क्वांट्स में मैंने देखा ही था, ज्वाइन ही करता था। आपका 300 क्वेश्चन अर्थमेटिक का वो काफी हेल्प किया मुझे ये सब लेने में। तो काफी टाइम लगा, और नोवेल्स में पढ़ता था ही। मुझे हैबिट लगाना था इंग्लिश का। हम्म। मुझे मतलब इंग्लिश में थोड़ा क्या रीडिंग स्पीड नहीं था मेरा। तो मैं चेतन भगत का बुक्स पढ़ता था, जैसे लाइफ, थ्री मिस्टेक ऑफ लाइफ, टू स्टेट्स, ये सब बुक्स में स्टार्टिंग मैंने यही किया था। फिर उसके हाँ। बाद तब मैं वॉरेन बफेट का बुक पढ़ा, फिर रिच डैड पुअर डैड, ये सब पढ़ने थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा वापस से। तो फिर हिंदू एडिटोरियल पढ़ने लगा, उसका क्वेश्चंस देखता था। तो वर्मा सर है, तो वो हम लोग को एक क्लास में बताया था कि मतलब वोकैब के लिए उतना जाओ ना कि मतलब हर पर डे उतना नोट करो फिर याद करो। इसमें मत जाओ, थोड़ा उसमें सोचो कि वर्ड कहना क्या चाह रहा है। पूरा फ्रेमिंग चेक करो उसका। उसके मतलब उससे थोड़ा हेल्प होगा। तो वो पैराजम्बल्स में काफी हेल्प किया। ऑड वन आउट में काफी हेल्प किया वो चीजें। सीरीज बनाना सबसे इम्पोर्टेंट था वीआरसी में मुझे, तो वो काफी हेल्प किया उनके सेशन से। तो यही तो था बस, और कुछ नहीं। लेकिन मॉक्स, हाँ इम्पोर्टेंट मॉक था कि मैं अगस्त से स्टार्ट कर दिया था मॉक देना। मैंने मॉक नहीं भी दिया होगा तो मतलब 30 से ऊपर दिया होगा मॉक मैंने। 30 प्लस, तो दैट मीन शुड फॉर पर ये श्योर चीज नहीं कि था कि हाँ मॉक में मैं मॉक में कैसे। क्या बोल रहे थे मॉक में? हाँ स्टार्टिंग में मॉक का सीन, बिल्कुल स्टार्टिंग में सीन था कि मॉक में ये फोकस ये किया कि मुझे 12 क्वेश्चन ईच से बनाने हैं। जैसे कुछ मैं सोचता था कि कितना मैं बना पाता हूँ, पर मुझे टाइमिंग देखना था कि मैं रिकॉर्ड करता था टाइम। मैं अपना भी प्रैक्टिस में भी कि मैं कितने टाइम में क्वेश्चन बना रहा हूँ। तो ये चीजें इम्पैक्ट करती है मॉक में। पहले आप हम्म। स्टार्टिंग में आप स्टॉप वॉच लगा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मतलब ये और अरुण शर्मा क्वेश्चन यदि सॉल्व करते हो तो वो भी सही है, मतलब काफी हेल्प करता है मतलब स्पीड बूस्ट करने में। तो मैंने तो स्टार्टिंग से किया था वो चीजें, और मॉक में वो मुझे काफी हेल्प किया। तो स्टार्टिंग में मॉक में 8 क्वेश्चन पर सेक्शन आता था, मतलब मुझे 8 क्वेश्चन मुझे वीआरसी कंप्लीट करने हैं। 2 आरसी में ही लूंगा, मुझे पैराजम्बल्स नहीं लूंगा, क्योंकि मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था आरसी का। तो मैं हम्म। पहले आरसी पे फोकस करता था। फिर मैं डीएलआर पे मैं चेक करता था दो कौन सा इजी क्वेश्चन है, दो सेट उसमें से फाइंड करता था, फिर इजी सेट बनाता था। फिर क्वांट्स में तो मैं अर्थमेटिक स्ट्रांग था, आपको पता ही है, तो अर्थमेटिक को मैं पूरा चांस देता था ये। हाँ। तो जो अपना वीकनेस देखो, जहाँ स्ट्रांग एरिया है वहां पर फोकस करो, बस यही। ओके। ना, अब आते हैं इस पार्ट पे कि इंटरव्यू के पार्ट पे आते हैं कि इंटरव्यू आपने कैसे क्रैक किया। ये तो हो गई कि आपने इतना मेहनत किया और उसके बेसिस पे आपको अच्छा एक स्कोर मिल गया, परसेंटाइल अच्छे आ गए 99.83। सो हम्म। ये सारी चीज़ें बहुत बड़े हो गए। इसमें टेस्ट हम्म। सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, एंड हार्ड वर्क कि भाई हम्म। आज करेंगे कल करेंगे वाला चीज़ नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो होनी चाहिए वो अच्छे से। हाँ वो चीजें नहीं था मेरा बस। हाँ, तो ये सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से हेल्प की है। तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। ओके। लेकिन दूसरा चीज़ फिर हमारे पास यहाँ पे आता है कि अब जब कॉल आपके पास आ गया, उस कॉल को आपने कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या किया? आपके पास ऑलमोस्ट सारे आईएम्स के कॉल थे। मैंने सबसे स्टार्टिंग में यही बोलता हूँ कि मैंने एक ओवर कॉन्फिडेंस बोल सकते हैं उसको, कि मैंने कैप राउंड फील ही नहीं किया। टोटली टोटली मैं फोकस किया मेन आंसर पे। तो बस यही था कि जीडीपीआई में एक, मैं यही बोलूंगा जो भी आपके स्टूडेंट्स देख रहे होंगे तो उनको यही बोलूंगा कि फोकस करें जीडीपीआई में, कि जो चीजें नहीं आ रहा, जो टॉपिक आपको नहीं आ रहा ना, तो उसमें आप ये देखो कि ये टॉपिक इंडिया को इकोनॉमिक लेवल पे क्या हेल्प करेगा। कोई भी टॉपिक में कुछ ना, यदि अभी कोई रिसेंट अभी होने वाला इंटरव्यूज, उसमें यदि मणिपुर का मुद्दा आता है, क्वेश्चन पूछते हैं मणिपुर के बारे में, एक पीआई बैठता है, तो उसमें आप क्या इकोनॉमिक पर निगेटिविटी क्या था उसका, प्रोज एंड कॉन्स बता दो, तो एक वैल्यूएबल पॉइंट मिलता है। क्योंकि एमबीए में क्या सीन है कि आपको नंबर्स पे जाता है मार्केट। जो जीडीपी कौन लेगा, तो आपका एचआर वाला लेगा या मार्केटिंग वाला लेगा, तो उसका क्या सुनने को मिलता है कि ग्रोथ, कहाँ से ग्रोथ आ रही है। तो वो सिर्फ वो भी ग्रोथ वर्ड सुनते हैं ना, तो वो ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स ऐड करते हैं। तो मतलब मेरे हिसाब से कोई
इकोनॉमिक का बात करता है जीडीपीआई में, किसी को बोल के यदि आई एग्री विथ यू, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम में आप इकोनॉमिक ऐड कर रहे हो तो बेस्ट रहेगा वो। तो मुझे लगता है जीडी उसका ऐसे क्लियर हो सकता है। और पीआई में यही बोलूंगा कि जितना ऑनेस्ट रहो तो रहो। आप सोचोगे कि मैं घुमाता हूँ, स्टोरी टेलिंग करता हूँ, तो भाई वो बैठे बड़े हैं, उनका यही दिन रात का काम ही है, तो वो जितना ऑनेस्ट रहो तो वही बेस्ट रहेगा। Okay, and another question is कि let us consider the college that is तो आम कलकत्ता का जो इंटरव्यू राउंड था वो कैसा था? काफी हार्ड था सर, एकदम तो मैं उसका कहूंगा। उसका मैं पूरा एक्चुअली मैं एक्सपीरियंस फर्स्ट जानना चाहता क्वेश्चन, हूँ। एक पूरा एक्सपीरियंस उसका जानना चाहता हूँ एंड आई एम श्योर कि हाँ स्टूडेंट्स भी इस चीज़ को जानना चाहते होंगे कि आम कलकत्ता का इंटरव्यू राउंड, कंप्लीट इंटरव्यू राउंड जो इनसाइड पैनल बैठे थे उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? किस टाइप के क्वेश्चंस वो लोग पूछ रहे थे? क्या एकदम रैपिड फायर टाइप का क्वेश्चंस पूछते हैं या क्वेश्चंस आराम से पूछते हैं, नहीं स्टूडेंट्स नहीं को कंफर्टेबल होने नहीं, के लिए आराम से देते हैं? काफी, हाँ कंफर्टेबल रहते हैं। यदि मैं गया था तो मैं हड़बड़ा गया था, मुझे मैं नर्वस दिखा। हम्म। तो मुझे वो पानी का ग्लास ऑफर किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू मतलब आप चिल करो। उसके बाद मैंने सबसे पहले उनसे यही क्वेश्चन पूछा कि ट्वेल्थ में आपका 58% क्यों है। हम्म। अ, हाँ तो मैं, क्योंकि वो थोड़ा निगेटिव पॉइंट था मेरा, तो मैंने बताया कि नहीं यार, उस टाइम मैं फाइनेंशियल वीक था और मैं पढ़ाई पे सच में ध्यान नहीं दिया था, मैं उस टाइम में हाँ ऑनेस्टली हाँ बताया मैंने डायरेक्टली। हाँ 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 तो उनको लगा कि मुझे लगता है कि उनको एक पॉइंट लगा होगा कि हाँ ये थोड़ा बंदा पॉजिटिव, मतलब ऑनेस्टली से बता रहा थी। तो वो हाँ चीज़ है, फिर ग्रेजुएशन के बारे में और एमबीए क्यों करना चाहते हैं एक्चुअली। उनको ये था कि वाई पीजीडीएम हाँ आप, और फिर ये कॉलेजेस क्यों आ रहे हो आप, और आपके माइंड में अरे आप डाउन द लाइन 5 इयर्स क्या देख रहे हो। आपको फिर ये चीज़ है कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं आपको क्यों लूं। ये हम्म। चीज़ है कि आप एक इंजीनियर्स को मैं आपको मैं मेरा बैकग्राउंड था ये बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो उन्होंने बताया कि मैं इंजीनियर्स को क्यों नहीं लूं, तो आपको प्राथमिकता क्यों दूं, प्रायोरिटी फर्स्ट क्यों दूं आपको। हाँ ये सब चीज़ें भी पूछते हैं। तो उसका थोड़ा जवाब आपको देना पड़ेगा, तो मैं लेकिन उसमें काफी टाइट रहता है। एक दो जैसे एक्सपीरियंस की आपने किसी क्वेश्चंस का अगर आंसर याद हो कि क्या रिप्लाई किया हो, कोई भी एक दो जो भी पिक करके अगर एग्जैक्टली आंसर्स पता हो कि उसका क्या आंसर हाँ किया। एक्चुअली मेरा ये सीन था कि मैंने मुझसे जब वाई पीसीडीएम, तो मैंने बोला कि सर एट द टाइम ऑफ न्यू एरा दे हैव ओनली डेटा, एक्चुअली आई हैव एक्सपीरियंस ऑन द सेल्स डिपार्टमेंट, सो आई जस्ट वांटेड टू बी कैरियर ऑन द मार्केटिंग, सो आई जस्ट वांटेड टू बी तो अचीव अ ग्रेट फ्यूचर समथिंग लाइक दैट काइंड ऑफ आंसर आई जस्ट गिव। आई ऑनेस्टली मुझे इतना याद नहीं क्या क्या स्टोरी बोला था, बट हाँ ये सब चीजें मैं बताया था कि मुझे क्या चाहिए, आई नो कि मोर देन क्योंकि वन सब ईयर में अगर स्टोरी होता है। हाँ मोर देन वन ईयर हो जाता तो एग्जैक्टली याद नहीं भी रहता है कि क्या क्या हमने हम्म एग्जैक्टली बोला है। तो दैट इज भाई कोई एक दो और हम्म। लेट्स से कि वाई एमबीए और वाई एम, ऐसा भी कोई क्वेश्चन था क्या कि वाई एम कलकत्ता, एनीथिंग स्पेसिफिक अबाउट आई एम कलकत्ता? हाँ ये चीजें होगा बिल्कुल। तो आई एम कलकत्ता का मैं हिस्ट्री, मुझे मैंने मतलब उस टाइम में पढ़ा था कि 1869 में वहाँ स्टार्टिंग हुआ, तो ये चीजें वहाँ से ग्रोथ क्या है, कौन कौन एलुमनाई है वहाँ पे, तो थोड़ा बहुत थोड़ा हेल्प करता है वो सब चीजें कि हाँ बच्चा रिसर्च करता है इसके बारे में। तो दैट मीन्स बट ये एक पॉजिटिव तो पॉइंट आई यहाँ एम, से निकल कर के आता है इस कॉन्वर्सेशन से कि अगर आप किसी कॉलेज का इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो उस कॉलेज के बारे में आपको पता होना चाहिए। और अगर थोड़ा सा हाँ एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आप डाल सकते हो अगर उस कॉलेज के कुछ एलुमनाई जो काफ़ी हम्म ज़्यादा अच्छा कर चुके होंगे या कर रहे हैं, तो उनके हम्म बारे में अगर पॉइंट आउट करते हो तो बिकॉज वो इंटरव्यू पैनलिस्ट को कहीं ना कहीं वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील करवाता है कि ये इस कॉलेज को हाँ क्यों टारगेट कर रहा है एंड क्या कुछ है, ये कॉलेज कैसे बाकी कॉलेज इंस्पिरेशन से है। आप उनको, एक्चुअली आप बहुत लोग स्टूडेंट, मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं, वो उन्होंने बोला था कि उस टाइम कि मैं मुझे बचपन से ड्रीम है मैं इसी कॉलेज में रहूं ऐसा कुछ। तो वो चीजें वो निगेटिव लेते हैं, मतलब एज अ टीचर से बात होती है तो उन लोग बोलते हैं कि नहीं ये सब चीजें तो बच्चा बहाना मारता है, तो वो कंसिडर नहीं करते। तो ऐसा मतलब सोचे कोई बोलने का कि मैं बचपन से मतलब मेरा मुझे सपना है ये चीजें, तो वो चीजें नहीं होता है, नहीं, कंसिडर ही नहीं करेंगे आपको उसको, ऑनेस्ट एक निगेटिव कंसिडर कर रिस्पॉन्स देंगे। देना पड़ेगा, ऑनेस्ट आंसर देना पड़ेगा कि ये बचपन वाला नहीं चलेगा कि मुझे बिल्कुल, ये चाहिए था। हाँ हाँ। ठीक है कि वो फैक्ट लॉजिकली समझते हैं ना सब, वो सब चीजें आप फेंक रहे हो वो भी समझ रहे हो।
एग्जैक्टली। हाँ, और ये चीजें मैं मुझसे पूछा गया था कि एक्चुअली आप सेल्स में कर क्या रहे थे, क्या काम था आपका वहाँ पे, कितने लोगों को संभाल रहे थे। हाँ मतलब वो चीजें मुझे था, वर्क एक्स के बारे में काफी उन्होंने पूछा मुझसे। और डाइवर्स वर्क था, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में मैंने मारुति सुजुकी में काम किया था, तो हाँ। उन्होंने पूछ दिया था कि आप डायरेक्ट MSIL से आप चेंज करके क्यों आप डायरेक्टली आप सेल्स में आए थे, क्या हम्म। रीजन था। तो मैंने डायरेक्टली थैंक्स ऑनेस्टली बोला था कि मुझे फाइनेंशियल, आई जस्ट वांटेड द फाइनेंशियल ग्रोथ। तो उनको लगा कि हाँ ये सही बोल रहा है। उस टाइम सैलरी उतनी मिलती नहीं थी, तो मैं स्विच कर गया यार, सेल्स में तो कुछ अच्छा मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा। तो मैंने वो हम्म। डायरेक्टली बोला कि आई एम जस्ट वांटेड टू बी फाइनेंशियल ग्रोथ इन माय कैरियर। तो यही मैंने बोला था, ये मुझे याद है। और बाकी यही एक्सपीरियंस के बारे में पूछ रहे थे, कितने लोगों को संभाल रहे थे और क्या वर्क था, उसके पीछे का क्या आपका क्या हाँ क्या सीखे उसमें आपने, सबसे पहले आपने वहाँ लर्निंग क्या मिला आपको। हाँ, हम्म। तो मैंने वही बताया, लीडरशिप स्किल थोड़ा डेवलप हुआ है वहाँ पे। तो कहीं से भी पूछते हैं कि आपका लर्निंग क्या, लर्निंग पे ज्यादा फोकस करते हैं एक्चुअली। लर्निंग वो पे ज़्यादा कोई भी फोकस आप करते हैं। प्रोजेक्ट कर रहे हो, चाहे कोई भी आप, हाँ, तो पूछते हैं कि उससे आपका आउटपुट क्या हुआ, पर्सनल आउटपुट क्या था आपका, वो करने में। यदि आप रिज्यूम में आप डाल रहे हो आप ये चीजें, तो जरूर आपसे वो क्वेश्चन आ ही जाएगा कि आपसे उससे आप पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। ये चीजें आपका क्वेश्चन आ ही जाएगा। अच्छा, वन मोर क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एकेडमिक रिलेटेड क्वेश्चंस हम्म। पूछते हैं या नहीं, अगर पूछते हैं तो कितने क्वेश्चंस पूछते हैं? वो डिपेंड करता है ये इंटरव्यूअर से, कि वो आप पर, यदि किसी के पास कोई फ्रेशर है तो मैं भी पूछ सकता है, क्योंकि मेरे साथ कोई क्वेश्चंस नहीं हुआ था उनका। ये चीजें मेरे ज्यादा क्वेश्चंस मेरी वर्क लाइफ पे पड़ा था डायरेक्टली। डायरेक्टली वर्क लाइफ पे। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा प्रीवियस जो हाँ। ईयर का था उसमें भी आपने इंटरव्यूज़ दिया था, तो मैं वहाँ का समझना चाहूँगा कि उस समय जो इंटरव्यू दिया था तो उस समय तो फ्रेशर्स मतलब बहुत ज़्यादा वर्क एक्स उस समय था नहीं, ठीक है? तो नहीं, उसका 18 मंथ्स का था उस टाइम। हाँ, तो उसका जो है वो उस समय क्या उन्होंने कुछ ऐसा क्वेश्चंस पूछा था जो एकेडमिक रिलेटेड था इन 2020 में? हाँ, ह्यूमैनिटीज, हाँ बिल्कुल। उस टाइम में क्वेश्चन था वो इसका आई एम बोध गया था, मैं इंटरव्यू में था, तो उस टाइम से ह्यूमैनिटीज का क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने जो मेरा ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस का मेरा क्वेश्चन बैकग्राउंड है, हम्म। तो उससे मेरा क्वेश्चन आया था मुझे, अच्छा, उस टाइम आया ह्यूमैनिटीज था। से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया था, तो वो मतलब आप हम्म। बेसिकली यहाँ पे है कि हम्म। एक्सपीरियंस वाले लोगों को वर्क रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। फ्रेशर से तो ऑब्वियस है कि हाँ, वर्क ज्यादा हैम्पर हो एक्सपीरियंस गया है था। नहीं, तो वर्क रिलेटेड तो पूछ नहीं सकते, तो ऑब्वियसली या तो एचआर हाँ, रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अदरवाइज एकेडमिक रिलेटेड बिल्कुल। क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे आपने एक चीज और भी होता हाँ। है कि हाँ। आप कितने कितने चीजों में पार्टिसिपेट, यदि आप कोई आपने बैचलर्स में कोई करिकुलर एक्टिविटीज में आपने पार्टिसिपेट किया है कि नहीं, कि वो सब चीजें भी उन्होंने पूछा है। यदि आपने नहीं किया तो क्या रीजन था नहीं किया था। मुझसे क्वेश्चन हुआ था, एक आया क्वेश्चन, मुझे याद नहीं कौन से किया था, बट मुझे पूछा पूछा गया था कि क्यों नहीं पार्ट किया था आपने, मतलब ऐसा कुछ। Why you not interested in the part on college fest and something event? Why you not wanted to be lead and this type of event? तो ये चीजें पूछता है वहां पे भी। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि नॉन एम्स में कौन कौन से कॉलेजेस के इंटरव्यू आपने क्रैक किए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में? फर्स्ट टाइम में वो आई एम सिरमूर था, नॉन और एम्स की मैं बात कर ये रहा हूँ। बोध गया हो गया। नॉन एम्स में, नॉन एम्स नन में। आइम्स तो दिया ही नहीं था ना। नहीं, नॉन आइम्स तो दिया ही नहीं था ना मैंने। नॉन एम्स किसी का इंटरव्यू अपीयर ही नहीं किया? नहीं 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 नहीं, मुझे ये करना ही नहीं था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्टली है मेरा, ये है कि कि हाँ, मुझे मैंने ब्रांड ही इंटरव्यू चाहिए मुझे। हाँ, मुझे मुझे अपने एक स्टूडेंट्स की याद आ रही है, अलेक्जेंडर की। ही वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट कि हाँ। आम कलकत्ता जाना है यानी तो एक्सेलरे जमशेदपुर जाना है। उसने बिलीव मी कि कैट का फॉर्म फिलअप किया था। दिस दिस इज समथिंग 2017 की बात है, ये 2017 में। ओनली आई एम कलकत्ता का ही फॉर्म टिक किया था, बेंगलुरु का एंड अहमदाबाद, ओनली दीज थ्री। बाकी किसी आइम्स का टिक नहीं किया। एंड एक्सेलरे जमशेदपुर का उसने फॉर्म फिल किया था, दैट्स इट। जैट का फिल किया, एक्सेलरे जमशेदपुर, एंड हम्म। बाय गॉड ग्रेस उसको कैलकाटा कन्वर्ट हो गया एंड एक्सएलआरआई जमशेदपुर दोनों कन्वर्ट हो गया उसका। बेंगलुरु एंड अहमदाबाद कन्वर्ट नहीं हुआ था, बट आई एम हम्म। कैलकाटा कन्वर्ट हो गया था एंड एक्सएलआरआई हम्म। कन्वर्ट हो गया था। मैंने बोला कि यार मतलब डेडिकेशन जो है वो ये बोलते हैं कि अपने आप पे थोड़ा सा फेथ होना चाहिए, ये वाली चीज़ है। बट ऑल्दो मैं ये भी हम्म। सजेस्ट करता हूँ कि अब
इन अदर वे मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ें हैं कि आप थोड़ा सा बैकअप भी लेकर के चलिए, सो दैट आपको जाना नहीं जाना इज अ हम्म। डिफरेंट थिंग, बट एटलीस्ट ऑप्शंस अगर रहेगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब क्योंकि एट लास्ट आप ऑप्शन क्रिएट नहीं कर सकते एग्जामिनेशन के बाद, सारी चीज़ें हो जाने के बाद, रिजल्ट के बाद आप ऑप्शंस क्रिएट नहीं कर सकते। तो इट्स बेटर कि पहले हम ऑप्शंस क्रिएट करके रख लें। हाँ, थोड़ी सी फाइनेंशियल वहाँ पे चीज़ें आती है कि सोचना पड़ता है कि विच कॉलेज हाँ, फॉर्म पैसे शुड लगेंगे आई, उस टाइम में। हाँ शुड आई फिल और विच नॉट, तो वो चीज़ें हैं हमारे पास। बेसिकली यहाँ पे हम्म। यही चीज़ है कि आप ऑप्शंस भी रखें एंड एट द सेम टाइम आप ये भी देखें कि मॉक के बेसिस पे आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपने मॉक्स कैसे दिए हैं, मॉक्स में स्कोर्स क्या आ रहे हैं ऑन दैट नोट, कि आपको क्या लगता है क्या हम्म। स्कोर कर पाएंगे। उसके बेसिस पे कॉलेज मुझे लगता है टारगेट करने चाहिए, बिकॉज अगर कोई 90 परसेंटाइल स्कोर करता है और उस केस में वो टारगेट करता है 100 परसेंटाइल वाला कॉलेज को और उसके फॉर्म फिल करता है, तो वो वहाँ पे जस्टिफाई नहीं हम्म। करेगा, बिकॉज वो लक पे हो गया कि 90 से आप सीधा बिल्कुल। 99 पे पहुंच जाओगे। खास करके रिसेंट अगर आप एग्जामिनेशन के टाइम पे जो रिसेंट में मॉक्स दे रहे हो उसमें अगर आपकी परफॉर्मेंस उस टाइप की नहीं है, तो इट्स बेटर कि आप उस समय आपकी जो परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे आप कॉलेज को फिल करें। अब यहाँ पे थोड़ा सा चलते हैं कि अब जैसे कैट का, अभी तो ये हो गया कि हम उन लोगों के लिए बात किए जो कैट 2023 दिए या जैट दिए या अदर एंट्रेंस एग्जाम्स क्वालिफाई किए, तो इंटरव्यू रिलेटेड चीज़ें हमने जस्ट डिस्कशन सेकंड की। पे जस्ट। नाउ द पॉइंट इज कि अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि जो अभी बच्चे कैट 2024 के लिए अपियर तुम्हारा करने वैसे वाले हैं, एचपी है ना? ठीक है, तो जो बच्चे कैट 24 के लिए अपियर करेंगे उनके लिए क्या सजेशंस होगा आपके एंड से? कैट 24 मैं सजेस्ट यही करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप हिंदू हिंदू का एडिटोरियल पढ़ें सबसे पहले वहां पे। मतलब आप वहाँ फोकस करें क्योंकि आपको आरसी बनाना है, क्योंकि वो स्कोरिंग है, वीआरसी काफी स्कोरिंग ये है। वहां पे आप इजिली आपको मतलब 8 से 10 मिनट में एक आरसी कंप्लीट करने का प्रैक्टिस स्टार्ट करें। मैं तो यही कहूंगा, स्टार्टिंग करे 8 से 10 मिनट में आरसी कंप्लीट करने का। 3 से 4 मिनट का पूरा आरसी पढ़ो, उसके बाद उसका क्वेश्चन बना लो। 8 से 9 मिनट काफी है। मतलब 2 आरसी करके बनाओ। 2 आरसी मैं बोलूंगा कि मतलब कभी भी अटेम्प्ट करो, और पैरा जंगल्स एंड वो और वन आउट पर भी फोकस करो थोड़ा सा। ओके, एंड हाउ टू एक्सेल इन एलआरडीआई, बिकॉज सबसे टफेस्ट सेक्शन एलआरडीआई का है एंड वो 2014 हाँ ऑनवर्ड्स तो रहा है और वो टिल डेट अभी तक है वन ऑफ द टफेस्ट सेक्शन। मैं तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा क्योंकि मुझे थोड़ा इजी लगा। LRDI लॉजिकली मुझे थोड़ा इजी लगा, क्योंकि उस पे मतलब पहली बात तो ये डिपेंड करता है दूसरे दूसरे पे भी। मतलब ये हर इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है एक्चुअली ये, कि क्या उसका स्ट्रॉन्ग एरिया है क्या नहीं। मेरा वीक एरिया ये। हाँ नहीं, दैट इज़ ट्रू कि हर किसी का अपना अलग अलग स्ट्रेंथ होता है, वीकनेस होता है, बट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि एलआरडीआई जो है उसको आप टैकल कैसे करते हो, बिकॉज ये कम्प्लीटली न्यू हो जाता है ना। एकेडमिक में कोई ये पढ़ता ही नहीं है, इंग्लिश फिर भी हम पढ़ते हैं एकेडमिक में, अरिथमेटिक अलजेब्रा हम एकेडमिक में पढ़ते ही हैं, बट एलआरडीआई एक ऐसा टॉपिक हमारे पास यहाँ सारा निकल करके आता है जिसको हम एकेडमिकली पढ़ते नहीं हैं, बट आर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से खास करके और अदर भी स्कूल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे पास हो जाता है। कॉलेज से कुछ इशू आया था इसीलिए डिस्कनेक्ट करना पड़ा उनको, तो 2 मिनट में वो ज्वाइन करे। इन द मीन टाइम मैं यहाँ पे बता दूं कि आप देख पा रहे होंगे कि मैंने कोर्स का लिंक यहाँ पे डाल दिया है, तो एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए और एप्लीकेशन पे जितने भी फ्री कोर्सेज हैं, ठीक है, उन सारे फ्री कोर्सेज को, वीडियोस को, टेस्ट को आप एक्सेस करते रहिए और टेस्ट देते रहिए, बिकॉज रिवीजन का एक ही मात्र आपके पास जो ऑप्शन है दैट इज द टेस्ट, बिकॉज आप पढ़ पढ़ के करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आई एम श्योर कि आप में से कई लोगों को होगा कि सर अभी तो पढ़े नहीं तो रिवीजन क्या करें, तो इसीलिए जो टॉपिक्स मैं करवाते जा रहा हूँ ना, मैं टेस्ट उसी टॉपिक्स पे डाल रहा हूँ, तो आप उस टॉपिक को और एक्सेल करें, ठीक है। एंड लेटर ऑन भी हर एक टेस्ट को मैं 2 अटेम्प्ट के लिए यहाँ पे आपको देता हूँ, दैट मीन्स व्हाट, हर एक टेस्ट को आप 2 बार दे सकते हैं। एक बार मैं अभी बोलता हूँ कि आप दें, एंड दोबारा एक और बार आप देंगे जब कैट का एग्जाम नजदीक आने वाला होगा, या उससे 4 महीने 5 महीने पहले से आप वापस से उन सारे टेस्ट को फिर से देना चालू कर देंगे, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होने लगेगा ना। आपको डाउनलोड कैसे करना है इन सारी चीज़ों के बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है,
वहाँ पे हाउ टू यूज़ अर्थ क्लासेस ऐप या क्या फीचर्स है, उन सब के ऊपर कंप्लीट डिटेल में 5 मिनट की वीडियोज़ है जिसमें हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताया गया। अगर उसमें कहीं पे भी कोई कन्फ्यूज़न आप में से किसी को भी लगेगा, ठीक है? तो वो आप वहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आपकी जो भी कन्फ्यूज़न होगी उस कन्फ्यूज़न को मैं दूर कर दूँगा। तो उसके एंड से जॉइन नहीं हो पा रहा, आई डोंट नो कोई इश्यू आ रहा है, ठीक है? तो चलिए मैं सेशन को यहाँ पे रैप अप करता हूँ। ओवरऑल आइडियाज़ आप लोगों को लग गया, ठीक है? सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय। एंड आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ठीक है? सी यू, बाय बाय। Thank you for watching these videos. Please do subscribe the channel, press the like button, share with your friends and do not forget to hit the notification bell because जब भी videos आएगा आपके पास एक notifications आएगा and you will be able to watch the videos at the earliest. So see you in the live class. Till then, take care. Bye bye.